आज के फंक्शनल एनालिसिस के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स रिवाइज करेंगे उनमें हम कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन सीखेंगे। हम सीखेंगे कि मैट्रिक स्पेसेस का प्रोडक्ट लेकर एक नई मैट्रिक स्पेस कैसे बनाई जाती है। हम पढ़ेंगे कनेक्टेड मैट्रिक स्पेसेस की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स देखेंगे और हम लास्ट में कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस के बारे में जानेंगे कि कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस क्या होती है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं कि कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होता है। कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन हम कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं कर रहे हैं। डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, इसे आपने याद रखना है। मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि समझ आ जाए। अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल के साथ समझना चाहेंगे तो अभी हम चंद दिनों में लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे रियल एनालिसिस के। उसके अंदर जब हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। आज हम सिर्फ डेफिनेशन लिख रहे हैं, थोड़ी सी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम बात करने लगे हैं कंटिन्यूअस फंक्शन की तो फंक्शन के लिए हमारे पास दो मैट्रिक स्पेसेस होनी चाहिए। अगर हमारे पास दो मैट्रिक स्पेसेस हैं x और y और हम एक फंक्शन बनाते हैं x से y पर और हम देखना ये चाहते हैं कि ये फंक्शन मैट्रिक स्पेस x के पॉइंट x0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो क्या किया करेंगे। फर्स्ट करें, ये हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस x है, ये एक दूसरी मैट्रिक स्पेस y है। हमने एक फंक्शन बनाया f x से y पर, यहाँ पर एक पॉइंट x0 है, इसकी इमेज y में f ऑफ x0 आई। हम देखना ये चाहते हैं कि ये फंक्शन x0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसके लिए हम जब भी एक पॉइंट ऐसा लें जो इस x0 के करीब हो और उसकी इमेज जो है वो हमारे पास f ऑफ x0 के करीब आए। जब भी आप पॉइंट लें x जो x0 के करीब हो, उसकी इमेजेस f ऑफ x जो है वो f ऑफ x0 के करीब हो, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। f ऑफ x और f ऑफ x0 का करीब होने के लिए हम इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। d f ऑफ x और f ऑफ x0 कम होने के लिए यहाँ हम जो नंबर यूज करेंगे उसका नाम रखेंगे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हम कोई सा पॉजिटिव रियल नंबर खुद से चूज किया करेंगे। हम ढूंढ रहे होंगे f ऑफ x, ऐसे f ऑफ x जो f ऑफ x0 के करीब है, जिन f ऑफ x का f ऑफ x0 से जो d है मैट्रिक स्पेस y के अंदर हमने जो d लिया है वो d1 लिया है। इनके दरमियान जो d है वो एप्सिलॉन से लेस है। अगर हम ऐसे f ऑफ x ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए हम कहेंगे कि हमें मिलना चाहिए एक पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, कि जब भी हम x0 के करीब वो वाले पॉइंट्स लें जिनका x0 से जो d है वो डेल्टा से लेस है। जब भी हम वो x लें जो x0 के करीब है जिनका x0 से d डेल्टा से लेस है, तो उन x के कॉरस्पॉन्डिंग जो f ऑफ x आए उनका f ऑफ x0 से d एप्सिलॉन से लेस हो। जब भी हम कोई नंबर एप्सिलॉन चूज करें, ऐसा एप्सिलॉन चूज करें कि हम चाहते हो f ऑफ x और f ऑफ x0 का d एप्सिलॉन से लेस हो, तो f ऑफ x निकालने के लिए पहले हम जाएंगे x के अंदर और ढूंढेंगे x0 के करीब पॉइंट x के x और x0 का d डेल्टा से लेस हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें f ऑफ x मिले उन f ऑफ x और f ऑफ x0 का जो d है या कह लें यहाँ d1 वो एप्सिलॉन से लेस हो। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। हर पॉजिटिव एप्सिलॉन की दफा हमें एक पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए। वो डेल्टा डिपेंड करता हो एप्सिलॉन पे, डिपेंड करता हो x0 पे, कि जब भी हम x को x0 के करीब लें, x और x0 का d डेल्टा से लेस लें, तो f ऑफ x और f ऑफ x0 का जो d1 है वो एप्सिलॉन से लेस हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक डेल्टा मिल जाए, हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए तो फंक्शन x0 के ऊपर कंटिन्यूअस है। ये जो हमने कहा x और x0 का d जो है वो डेल्टा से लेस है, इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं। याद करें जरा ओपन बॉल की डेफिनेशन। अगर हम एक ओपन बॉल बनाएं जिसका सेंटर a और जिसका रेडियस r हो, तो इस ओपन बॉल में मैट्रिक स्पेस के एलिमेंट्स होंगे, मैट्रिक स्पेस के वो एलिमेंट्स होंगे जिनका हम सेंटर a से d कैलकुलेट करेंगे तो वो r से लेस आएगा। अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ
कि हमने वो x लेने हैं जिनका x नॉट से d जो है वो डेल्टा से लेस है। तो बेसिकली ये सारे x कहाँ होंगे, ये सारे x हमारे पास होंगे बी एक्स नॉट r में। और जब मैं कह रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स नॉट का जो d1 है वो एप्सिलॉन से लेस आए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ये ओपन बाल में है। कौन से ओपन बाल में है, ऐसे ओपन बाल में जिसका सेंटर जो है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट है और जिसका रेडियस जो है वो हमारे पास एप्सिलॉन से लेस होने का मतलब है रेडियस एप्सिलॉन है। यहां पर हम कह रहे हैं डेल्टा से लेस हो, यानी यहां पर जो रेडियस आएगा वो डेल्टा आएगा। तो इसी बात को, इसी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी आप x ओपन बाल बी एक्स नॉट डेल्टा में लेंगे तो एफ ऑफ एक्स को ओपन बाल एफ ऑफ एक्स नॉट एप्सिलॉन में आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। हमने एक फंक्शन के कंटिन्यूस होने को डिफाइन किया है डोमेन के एक पॉइंट के ऊपर। क्या यही कंटिन्यूटी की बात हम पूरे सेट पे भी कर सकते हैं कि फंक्शन पूरे सेट x पर कंटिन्यूस है या फंक्शन x के किसी एक सबसेट पे कंटिन्यूस है? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करते हैं? हम कहते ये हैं कि हमारे पास एक फंक्शन जो है वो एक सेट पे कंटिन्यूस होगा। कब? अगर हमारे पास फंक्शन x से y पर डिफाइन हो, a जो है वो मैट्रिक्स स्पेस x का सबसेट हो, और अगर फंक्शन f सेट a के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो तो हम कहेंगे फंक्शन f जो है वो पूरे सेट a पर कंटिन्यूस है। इसी तरह से ax का सबसेट लेने की बजाय हम पूरा का पूरा x भी ले सकते हैं। हम कह सकते हैं फंक्शन पूरे सेट x पर कंटिन्यूस है अगर फंक्शन सेट x के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो। कोई भी फंक्शन पूरे सेट पर कंटिन्यूस उस वक्त होगा अगर वो सेट के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल जो हम देखने लगे हैं वो है कांस्टेंट फंक्शन की। अगर हमारे पास f फंक्शन हो x से y पर और डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर fx का आंसर c आ रहा हो, कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा हो, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इसको हम एप्सिलॉन और डेल्टा की मदद से चेक कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अगर हम फंक्शन ले लें आइडेंटिटी फंक्शन, डोमेन भी x हो, रेंज भी x हो और हर f ऑफ x का आंसर भी x आए, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। इसमें भी जब भी आप एप्सिलॉन चूज करेंगे आपको हमेशा एक डेल्टा मिल जाएगा कि जब भी आपका x b x नॉट डेल्टा में होगा तो f ऑफ x आपका b f ऑफ x नॉट एप्सिलॉन में होगा। आइडेंटिटी फंक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शन है, ना सिर्फ किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है, पूरी की पूरी डोमेन पे कंटिन्यूस है। तो फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू c फॉर सम फिक्स c दूसरे स्पेस y में से, यहाँ पे c जो है वो दूसरी मैट्रिक्स स्पेस y का एलिमेंट होगा। जब भी f ऑफ x का आंसर हमेशा दूसरी मैट्रिक्स स्पेस y का एक फिक्स एलिमेंट आएगा तो हम कहेंगे वो फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास f फंक्शन r से r पर है और f ऑफ x का फार्मूला x स्क्वायर है तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है। फिर बता दूं एप्सिलॉन और डेल्टा वाली डेफिनेशन की डिटेल में मैं इस वक्त नहीं जा रहा हूं। तो कंटिन्यूस फंक्शन हमने देखा है। कंटिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स की बात करने लगे हैं। सबसे पहला जो रिजल्ट हम करने लगे हैं वो ये है कि फंक्शन x से y पर कंटिन्यूस होगा। फंक्शन x से y पर कंटिन्यूस होने का मतलब यह है कि मैट्रिक्स स्पेस x के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। कब कंटिन्यूस होगा? अगर आप दूसरी मैट्रिक्स स्पेस का जब भी ओपन सेट लें और उसकी इनवर्स इमेज लें तो वो इनवर्स इमेज x में ओपन होगी। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो दूसरी मैट्रिक्स स्पेस के हर ओपन सेट की इनवर्स इमेज भी ओपन होगी। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो y के हर ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन सेट होगी, और अगर ये कंडीशन प्रूव हो जाए कि y के हर ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन आ रही हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इस डेफिनेशन के बाद आपको एप्सिलॉन और डेल्टा वाली डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आपने किसी फंक्शन के कंटिन्यूस होने का चेक करना हो तो क्या करेंगे, दूसरी मैट्रिक्स स्पेस के ओपन सेट्स लेते जाएंगे, उनकी इनवर्स इमेजेस पहली मैट्रिक्स स्पेस में देखते चले जाएंगे। अगर दूसरी मैट्रिक्स स्पेस के हर ओपन सेट की इनवर्स इमेज पहली मैट्रिक्स स्पेस में ओपन आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस लास्ट
एग्जाम्पल की बात करूं और मैं कोई एक आध मैट्रिक्स स्पेस आर का ओपन सबसेट लूं, आर के अंदर हर ओपन इंटरवल जो है वो ओपन सेट होता है, आर के अंदर जो ओपन सेट्स होते हैं वो ओपन इंटरवल्स का यूनियन बनते हैं। फर्ज करें मैं आर में से दूसरे वाले सेट आर में से एक ओपन सेट ले लेता हूं, वो से ले रहा हूं मैं 1 से 2। अब इसकी इनवर्स इमेज निकालता हूं, एफ इनवर्स वी मालूम करता हूं। ये जो 2 है पहले आर के किस एलिमेंट की इमेज बन रहा है? अगर पहले आर में से मैं 2 का स्क्वायर रूट लूं, इस फार्मूले में पुट करूं, तो एफ ऑफ 2 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर यानी 2 आएगा। और जो 1 है वो किसकी इमेज बन रहा है? पहली मैट्रिक्स स्पेस के एलिमेंट 1 की इमेज लें तो 1 बन रहा है। और इसी तरह से 1 और 2 के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो 1 और 2 के स्क्वायर रूट के दरमियान नंबर्स की इमेजेस बन रहे हैं। यानी एफ इनवर्स अगर हम निकालें किसका? इस पूरे के पूरे आर के ओपन सबसेट 1 से 2 का, तो वो बन रहा है 1 से 2 का स्क्वायर रूट वाला ओपन इंटरवल। हमने एक एग्जांपल लेकर देखी है, दूसरी मैट्रिक्स स्पेस का एक ओपन सेट लिया, उसकी इन्वर्स इमेज ली, वो पहली मैट्रिक्स स्पेस में एक ओपन सेट है। ये काम अगर दूसरी मैट्रिक्स स्पेस के हर ओपन सेट के लिए होल्ड कर रहा हो तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो क्या है? कंटिन्यूस है। इसी तरह का कंटिन्यूटी का एक और रिजल्ट है, उसे भी देखते हैं। और वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास जो है f से y पर कंटिन्यूस है तो इफ एंड ओनली इफ दूसरी मैट्रिक्स स्पेस का जब भी आप क्लोज सेट लेंगे उसकी इनवर्स इमेज क्लोज्ड होगी। इफ एंड ओनली इफ के साथ है ये रिजल्ट भी। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो दूसरे सेट के हर क्लोज सेट की इनवर्स इमेज क्लोज्ड होगी, और अगर दूसरे सेट के हर क्लोज सबसेट की इनवर्स इमेज क्लोज्ड आ रही है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। हमने अभी 2 रिजल्ट देखे हैं। एक रिजल्ट ये देखा है कि f कंटिन्यूस होगा। कब f कंटिन्यूस होगा? इफ एंड ओनली इफ जब भी आप v लें दूसरे सेट का सबसेट और कैसा? ओपन सेट, तो उसकी इनवर्स इमेज ओपन हो x में। और दूसरा रिजल्ट हमने ये देखा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ जब भी दूसरे सेट का क्लोज सेट लें तो उसकी इनवर्स इमेज क्लोज्ड हो। इन्हीं दोनों स्टेटमेंट से मिलती जुलती 2 नई स्टेटमेंट्स बनाते हैं। पहले इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट बनाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि v इज ओपन इन x और उससे नतीजा निकालूं कि f ऑफ v इज ओपन इन y, जब भी ये कंडीशन पूरी हो तो क्या f कंटिन्यूस होगा? यहां हम ये कह रहे थे कि दूसरे सेट में ओपन सेट की इनवर्स इमेज पहले सेट में ओपन बने तो फंक्शन कंटिन्यूस है, और फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये कंडीशन होल्ड कर रही है। इसी तरह से जैसे दूसरे सेट के ओपन सेट्स की इनवर्स इमेजेस पहले सेट में ओपन कह रहे थे, अगर हमारे पास पहले सेट के में ओपन सेट की इमेजेस दूसरे में ओपन आए तो क्या फिर भी हम कंटिन्यूटी का डिसीजन कर सकेंगे? नहीं। हमारे पास ऐसे कंटिन्यूस फंक्शंस भी हैं जिनमें पहले सेट के अंदर हमारे पास ओपन सेट्स हैं लेकिन उनकी इमेजेस दूसरे सेट में ओपन नहीं है। तो एक ऐसी ही एग्जांपल हम देखने लगे हैं, और हमारे पास फंक्शन है क्या? r से r पर। फंक्शन का फार्मूला है x स्क्वायर। पहली मैट्रिक्स स्पेस R का एक ओपन सबसेट R लिया, क्या ख्याल है? ओपन है? बिल्कुल ओपन है। इसकी इमेज मालूम की हमने दूसरे सेट में। R के अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं, R के अंदर हमारे पास 0 भी हैं। R जो है वो इस वक्त हमारे पास पहली मैट्रिक्स स्पेस का ओपन सबसेट है। इसकी इमेजेस ले रहे हैं, इसकी इमेजेस दूसरे सेट में। सारे रियल नंबर जब इस फार्मूले में पुट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर्स आएंगे वो 0 से इन्फिनिटी तक आएंगे। 0 भी आएगा, इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव आंसर्स आएंगे, नेगेटिव आंसर कोई भी नहीं आएगा। ये सेट ओपन नहीं है। ये सेट क्या है? ओपन सेट नहीं है। ये क्लोज सेट है, लेकिन क्लोज्ड हो या ना हो ये ओपन नहीं है। तो जो रिजल्ट हम यहां सोच रहे थे कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो पहले सेट के हर ओपन सबसेट की इमेज दूसरे सेट में ओपन होगी, जरूरी नहीं है। आपको ऐसे फंक्शंस मिल जाएंगे जो कंटिन्यूस हैं,
इसकी कंटिन्यूटी आप बाय डेफिनेशन चेक कर सकते हैं, जिसमें पहले सेट में जब आप ओपन सेट्स लेंगे तो उनकी इमेजेस दूसरे सेट में हो सकता है ओपन ना आए। इसी तरह से ये जो हमने दूसरा रिजल्ट लिखा था, इससे मिलता जुलता रिजल्ट बनाते हैं क्या कि अगर f कंटिन्यूअस है तो पहले सेट में क्लोज सेट की इमेजेस दूसरे सेट में क्लोज्ड होनी चाहिए, और अगर पहले सेट में क्लोज सेट्स की इमेजेस दूसरी तरफ क्लोज्ड हैं तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन ये रिजल्ट भी होल्ड नहीं करता है। इसकी भी एक काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन है r से r पर, फंक्शन का फार्मूला e⁻⁻x है। हमने पहले वाले सेट R में, डोमेन में हमने एक क्लोज सेट लिया है 0 से इंफिनिटी, इसकी इमेजेस बनाई हैं। जब हम 0 पुट करेंगे तो e⁻0 1 आंसर आएगा। जब हम 0 से बड़े नंबर्स पुट करेंगे तो हमारे पास e की पावर में माइनस इन्फिनिटी, e की पावर में माइनस इन्फिनिटी लेंगे, इन्फिनिटी को बढ़ाते जाएंगे तो बेसिकली e की पावर कम होती चली जाएगी, और इसको 1/e इन्फिनिटी की शेप में लिख लेंगे तो नीचे वाले नंबर बढ़ते जाएंगे और ये 0 के करीब होते चले जाएंगे। हमारे पास इस सेट की जो कि क्लोज्ड है पहली मैट्रिक्स स्पेस R के अंदर, इसकी इमेजेस लेंगे तो वो 0 से लेकर 1 तक का इंटरवल बनेगा जिसमें 0 कभी भी शामिल नहीं होगा। क्या ये क्लोज सेट है दूसरी मैट्रिक्स स्पेस R में? नहीं, ये दूसरी मैट्रिक्स स्पेस R में एक क्लोज सेट नहीं है। तो आपको ऐसे कंटिन्यूअस फंक्शंस मिल जाते हैं जो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं, पहली मैट्रिक्स स्पेस के क्लोज सबसेट्स की इमेजेस क्लोज सबसेट्स नहीं है, और ऐसे कंटिन्यूअस फंक्शंस भी मिल जाते हैं जिनमें पहली मैट्रिक्स स्पेस के ओपन सेट्स की इमेजेस दूसरी मैट्रिक्स स्पेस में ओपन नहीं है। एक ऐसे फंक्शन की एग्जांपल देखने लगे हैं जो हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा। फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी जो डोमेन है वो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है। उस फंक्शन का फार्मूला जो मर्जी हो, वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस हो, वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। क्यों कंटिन्यूअस होता है? इससे पहले मैं आपको एक बात याद करवा दूं कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में जब भी आप ओपन बाल लेंगे ऐसा जिसका सेंटर x और रेडियस 1 या 1 से छोटा हो, तो इस ओपन बाल में सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही आएगा, सेंटर के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। बाय डेफिनेशन अगर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं किसी एक पॉइंट x0 पे जो कि डोमेन में से है, तो हमें क्या करना है? हमें हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए ढूंढना है एक डेल्टा जो पॉजिटिव हो, कि जब भी आप x वो लें जो x0 के करीब है, यानी वो x जिनका x0 से d जो है वो लेस आ रहा है किससे? डेल्टा से। तो ऐसे x लेने के बाद जब आप d लें उनके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x का f ऑफ x0 से, तो वो लेस आना चाहिए एप्सिलॉन से। और अगर हम ऐसा करें कि हर एप्सिलॉन की दफ़ा डेल्टा फर्ज करें 1 ले लें, तो ऐसी सूरत में ये जो ओपन बाल है b x डेल्टा 1, यहाँ ये नोटेशन यूज करें या ये नोटेशन यूज करें एक ही बात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा x। यानी अगर मैं वो x ढूंढने की कोशिश करूं जिनका x0 से सेंटर x0 लेकर वो x ढूंढना शुरू करूं जिनका x0 से d डेल्टा से लेस आए, तो वो सिर्फ एक x0 ही आएगा। जब वो एक x0 होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हमारे पास f ऑफ x0 बनेगा तो f ऑफ x0 का f ऑफ x0 से d कितना आएगा? जी, सेम एलिमेंट्स का d हमेशा 0 होता है और ये एप्सिलॉन से लेस आएगा। यानी इस फंक्शन में कोई सा भी आप पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लें, जो डेल्टा आपने चूज करना है, डेल्टा आप 1 या 1 से छोटा कोई भी नंबर ले लेंगे, तो वो सारे x जिनका x0 से d डेल्टा से लेस है वो सिर्फ एक ही होगा x0, और उस x के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम f ऑफ x लेंगे, वो चूंकि x सिर्फ x0 ही होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x0 का f ऑफ x0 से d निकालेंगे तो वो 0 ऑब्वियसली हमेशा एप्सिलॉन से लेस ही है। तो याद रहे ऐसा फंक्शन
जिसकी डोमेन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस हो, उस फंक्शन का फार्मूला आप जो भी रखें, अगर वो फंक्शन है तो श्योरिटी है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर हमने किसी फंक्शन को एक पॉइंट पर चेक करना हो वो कंटिन्यूस है तो हमने उसकी डेफिनेशन सीखी है। 3 तरह से हमने कहा है हम चेक कर सकते हैं एक फंक्शन को कंटिन्यूस होना सेट x से सेट y के ऊपर। एक तरीका हमने कहा ये हो सकता है कि जब भी हम v लें जो ओपन हो इन y तो हमें f इनवर्स v ओपन इन x होना चाहिए। एक तरीका कंटिन्यूटी चेक करने का ये है। एक तरीका कंटिन्यूटी चेक करने का ये है कि जब भी v क्लोज्ड इन y हो तो f इनवर्स v क्लोज्ड इन x होना चाहिए। और एक बाय डेफिनेशन है कि हर एप्सिलॉन के लिए हमें मिलना चाहिए एक डेल्टा, कि जब भी आप वो x लें कि x और x नॉट का d डेल्टा से लेस हो तो उन x के कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x और f ऑफ x नॉट का d एप्सिलॉन से लेस निकलना चाहिए। लेकिन इन डेफिनेशन से, इन मेथड से किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करना ज़रा मुश्किल काम होता है। एक और तरीका हम सीखने लगे हैं जिसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने का क्या है? ये तरीका ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है x से y पर और हम इसकी कंटिन्यूटी x नॉट पर चेक करना चाहते हैं तो कब ये x नॉट पर कंटिन्यूस होगा? अगर आप जब भी ऐसी सीक्वेंस लें x में से xn जो x नॉट को कन्वर्ज करती हो तो फिर f ऑफ xn सीक्वेंस को f ऑफ x नॉट पे कन्वर्ज करना चाहिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होगी, और अगर ये कंडीशन हमेशा फुलफिल हो रही है, हर सीक्वेंस xn जो x नॉट को कन्वर्ज कर रही हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस f ऑफ xn f ऑफ x नॉट को कन्वर्ज कर रही हो तो फिर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इस थ्योरम को हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया कहते हैं। तो अब हमारे पास फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के 4 मेथड हो गए। एक बेसिक डेफिनेशन, एक हर ओपन सेट इन y के लिए इनवर्स इमेज ओपन इन x हो, हर क्लोज सेट इन y के लिए इनवर्स इमेज क्लोज इन x हो, और सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। इस सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए। ये चेक करने के लिए कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो हम देखने लगे हैं डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया, और इस थ्योरम की मदद से। ये थ्योरम ये कहता है कि अगर हर सीक्वेंस xn जो x नॉट को कन्वर्ज करती हो f ऑफ xn f ऑफ x नॉट को कन्वर्ज करे तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और अगर ये दूसरी कंडीशन पूरी ना हो। दूसरी कंडीशन पूरी ना होने का मतलब ये है कि xn सीक्वेंस x नॉट को कन्वर्ज करती हो लेकिन f ऑफ xn f ऑफ x नॉट को कन्वर्ज ना करती हो। अगर आपको एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाए कि सीक्वेंस xn x नॉट को कन्वर्ज कर रही हो और f ऑफ xn f ऑफ x नॉट को कन्वर्ज ना कर रही हो तो फिर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एट पॉइंट x नॉट। डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया हम जो इस वक्त लिख रहे हैं वो ये है कि अगर सीक्वेंस xn x नॉट को कन्वर्ज करे लेकिन f ऑफ xn f ऑफ x नॉट को कन्वर्ज ना करे तो फिर फंक्शन x नॉट पर कंटिन्यूस नहीं होगा। और ये जो बात मैं कह रहा हूं कि f ऑफ xn f ऑफ x नॉट को कन्वर्ज ना करे, ये 2 तरह से हो सकता है। एक तो इस तरह से हो सकता है कि f ऑफ xn कन्वर्ज ही ना करे, और एक इस तरह से हो सकता है कि f ऑफ xn कन्वर्ज तो करे लेकिन f ऑफ x नॉट की बजाय किसी और नंबर को कन्वर्ज करती हो। तो डिसकंटिन्यूटी का सीक्वेंशियल क्राइटेरिया एक तरह से इस तरह से है कि अगर फंक्शन f x से y पर है, इसकी कंटिन्यूटी x नॉट पे चेक करना चाहते हैं, बल्कि प्रूव ये करना चाहते हैं कि ये कंटिन्यूस नहीं है, तो आप अगर ढूंढ ले एक ऐसी सीक्वेंस xn जो x नॉट को कन्वर्ज करती हो लेकिन xn सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जब आप सीक्वेंस fxn बनाएं तो वो कन्वर्ज ही ना करती हो। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? वो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपकी सीक्वेंस xn x नॉट को कन्वर्ज करती हो, fxn भी कन्वर्जेंट हो, लेकिन fxn जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही हो वो f ऑफ x नॉट ना हो, तब भी फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। अगर आपको फंक्शन का किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होना चेक करना है
तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का रिवर्स आप इस्तेमाल करके उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। दो तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक सीक्वेंस ढूंढें xn जो x0 को कन्वर्ज कर रही हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस fxn कन्वर्ज ही ना कर रही हो। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक सीक्वेंस ढूंढें xn जो x0 को कन्वर्ज कर रही हो, f(n) सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो, लेकिन वो जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही हो वो f(x0) ना हो, तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये हमने सीखे हैं डिसकंटिन्यूटी के क्राइटेरियाज। और नेक्स्ट चीज़ जो हम सीखने लगे हैं वो है कि अगर हमें कुछ मैट्रिक्स स्पेसेस दी हुई हों तो हम उनकी मदद से एक नई मैट्रिक्स स्पेस कैसे बना सकते हैं। यानी हम सीखने लगे हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स स्पेसेस। अगर फर्ज करें मेरे पास दो मैट्रिक्स स्पेसेस हैं, एक x1 d1 और एक x2 d2। इन दो की मदद से मैं एक नई मैट्रिक्स स्पेस बनाना चाहता हूँ। इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेकर x1 क्रॉस x2, तो ये मैट्रिक्स स्पेस बनाई जा सकती है। इस नई मैट्रिक्स स्पेस x1 क्रॉस x2 में d कैसे डिफाइन करेंगे। हमारे पास x1 d1 एक मैट्रिक्स स्पेस है, x2 d2 एक मैट्रिक्स स्पेस है। x1 क्रॉस x2 में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। फर्ज करें एक एलिमेंट मैंने p लिया है x1 क्रॉस x2 में से, ये ऑर्डर्ड पेयर है। इसका फर्स्ट एलिमेंट x1 में से है, सेकंड एलिमेंट x2 में से है। एक और एलिमेंट मैंने q लिया है x1 क्रॉस x2 में से, इसका फर्स्ट एलिमेंट y1 जो है वो x1 में से है, इसका सेकंड एलिमेंट y2 x2 में से है। अब इनके दरमियान d कैसे डिफाइन करेंगे। इनके दरमियान d डिफाइन करेंगे हम किस तरह से कि जो इन p और q में फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इनके दरमियान d निकाला जा सकता है x1 d1 वाले फार्मूले से। और जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हैं उनके दरमियान d मालूम किया जा सकता है x2 में मौजूद d2 के फार्मूले की मदद से। इन दोनों के d's की मदद से हम मालूम करने लगे हैं p और q के दरमियान d। कैसे, ज़रा याद करें, जब हम r की बात करते हैं तो r के दरमियान जो यूजुअल d है x और y वो इक्वल होता है x माइनस y का मॉडुलस। और याद करें जब हम आर स्क्वायर के ऊपर d की बात करते हैं तो वो कैसे होता है। अगर आर स्क्वायर में एक एलिमेंट मैंने x1 y1 लिया है और दूसरा एलिमेंट मैंने x2 y2 लिया है, तो इन दो के दरमियान d कैसे मालूम किया करते हैं, ज़रा याद करवाएं। क्या फार्मूला होता है R2 में d मालूम करने का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये जो x2 माइनस x1 का स्क्वायर है मैं इसको कह सकता हूं x2 माइनस x1 के मॉडुलस का स्क्वायर। y2 माइनस y1 के स्क्वायर को कह सकता हूं y2 माइनस y1 के मॉडुलस का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। x2 माइनस x1 का मॉडुलस तो बन जाएगा d, r के एलिमेंट्स के दरमियान ये बन गया d x1 x2 और इसका स्क्वायर। और y2 माइनस y1 का मॉडुलस, ये भी r के एलिमेंट्स हैं, ये भी r के एलिमेंट्स का d बन गया, यानी d y1 y2, यहाँ d x1 x2 है, यहाँ d y1 y2 का और इसका स्क्वायर और फिर इस सारे का स्क्वायर। ये जो R2 है जिसे हम प्लेन कहते हैं ये बेसिकली r क्रॉस r है। और इसी आइडिया को हम जनरलाइज कर रहे हैं कोई सी भी दो मैट्रिक्स स्पेसेस x1 और x2 के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कैसे कि अगर एलिमेंट हमने p लिया है x1 x2 और y1 y2 x1 क्रॉस x2 का, तो x1 और y1 के दरमियान d मालूम करें d1 के फार्मूले से और उसका स्क्वायर ले लें। x1 और y1 के दरमियान d मालूम करें और उसका स्क्वायर ले लें। d1 मालूम करें x1 और y1 के दरमियान, उसका स्क्वायर ले लें। d मालूम करें x2 और y2 के दरमियान, उसका स्क्वायर ले लें और इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो ये मेरे पास बन जाएगा d p और q के दरमियान। लेकिन इसी फार्मूले को ज्यादा जनरलाइज करें तो हम ऐसे भी कर लेते हैं कि d1 मालूम करें x1 y1 के दरमियान और उसकी पावर p ले लें। d2 मालूम करें x2 और y2 के दरमियान और उसकी पावर p ले लें। सम करें और इसका
pth रूट ले लें तो ये डी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है और हम इसको पी प्रोडक्ट कहते हैं कि ये हमने एक नया मैट्रिक बनाया है जो पी प्रोडक्ट है, और ऐसी सूरत में बनने वाली मैट्रिक स्पेस को हम पी प्रोडक्ट मैट्रिक स्पेस कहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई सी दो मैट्रिक स्पेसेस हों x1 और x2, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम एक नई मैट्रिक स्पेस बना सकते हैं, और उस मैट्रिक स्पेस में डी डिफाइन करने के इन्फिनिट फार्मूला ही हो सकते हैं। जब भी आप p ले लें क्या 1 या 1 से ग्रेटर नंबर, तो हम इन फार्मूलाई से p और q के दरमियान d x1 क्रॉस x2 के ऊपर d डिफाइन कर सकते हैं। यही आइडिया एक्सटेंड किया जा सकता है 3 मैट्रिक स्पेसेस के लिए, 4 मैट्रिक स्पेसेस के लिए, या n मैट्रिक स्पेसेस के लिए भी आप इसी फार्मूले को मजीद जनरलाइज कर सकते हैं। तो ये बात थी किसकी, प्रोडक्ट मैट्रिक स्पेसेस की, कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिक स्पेसेस हों तो हम उन मैट्रिक स्पेसेस के प्रोडक्ट से एक नई मैट्रिक स्पेस बना सकते हैं। बल्कि मैंने कहा जनरली अगर n मैट्रिक स्पेसेस हों तो उनके प्रोडक्ट से भी एक नई मैट्रिक स्पेस बनाई जा सकती है, और उनके दरमियान मैट्रिक का ये फार्मूला है जिसका स्पेशल केस आप कह सकते हैं क्या है, R2 के अंदर जो मैट्रिक हमने बनाया है वो इसका स्पेशल केस है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि R2 में जो मैट्रिक था उसको हमने जनरलाइज कर लिया है कहीं भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। मैट्रिक स्पेसेस के प्रोडक्ट के बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ने लगे हैं, और वो रिजल्ट क्या है कि कैसी मैट्रिक स्पेस को हम कनेक्टेड मैट्रिक स्पेस कहेंगे। लेकिन कनेक्टेड मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन करने के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे कि डिसकनेक्टेड मैट्रिक स्पेस कैसी होती है। अगर आपके पास एक मैट्रिक स्पेस X है और आपको इस मैट्रिक स्पेस X के 2 सबसेट्स मिल रहे हैं, ऐसे जो एम्प्टी नहीं है, जो ओपन है, और जिनका यूनियन लेने से मैट्रिक स्पेस X बन रही है, तो ऐसी सूरत में हम मैट्रिक स्पेस X को डिसकनेक्टेड मैट्रिक स्पेस कहते हैं। और ये जो 2 ओपन सबसेट्स जो एम्प्टी नहीं है, जिनका यूनियन X के इक्वल आ रहा है, और ये दोनों डिसजॉइंट भी हैं। एक बात इनमें और भी है कि ये दोनों डिसजॉइंट हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ऐसे 2 सबसेट्स आपको मैट्रिक स्पेस X के मिल जाएं तो मैट्रिक स्पेस X को हम डिसकनेक्टेड कहते हैं, और ये जो 2 सबसेट्स हमें इस खूबी के साथ मिले हैं, इन 2 सबसेट्स को हम डिसकनेक्शन कहते हैं। और अगर किसी मैट्रिक स्पेस के लिए ऐसे सबसेट्स कभी भी ना मिलें, क्या हो, ऐसे सबसेट्स कभी भी ना मिलें, तो हम मैट्रिक स्पेस को कहेंगे वो कनेक्टेड मैट्रिक स्पेस है। हम एक मैट्रिक स्पेस को कनेक्टेड कहेंगे कब, जब इसका कोई डिसकनेक्शन ना मिले, तब हम मैट्रिक स्पेस को कनेक्टेड मैट्रिक स्पेस कहेंगे। एक जरा एग्जांपल देख लेते हैं। फर्ज करें मेरे पास X जो है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और मैं इस पे D0 डिस्क्रीट मैट्रिक डिफाइन करता हूं। मुझे अगर इसके ऐसे 2 सबसेट्स मिल जाएं जो एम्प्टी ना हो, जो ओपन हो, जो डिसजॉइंट हो, जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, और उनका यूनियन लेने से X बन रहा हो, तो हम कहेंगे ये डिसकनेक्टेड मैट्रिक स्पेस है। D0 आपको याद है, अगर मैं इस मैट्रिक स्पेस में एक सेट 1 बना लूं, क्या ख्याल है, ये ओपन है। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में हमें मालूम है हर सबसेट क्या होता है, ओपन होता है, क्लोज भी होता है, लेकिन मैं इस वक्त इसका ओपन होना इस्तेमाल कर रहा हूं। और मैं एक दूसरा सेट B बना लूं जिसमें सिर्फ 2 हो, क्या ये ओपन है? जी बिल्कुल, ये भी ओपन है। ये दोनों A और B जो हैं इस डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के सबसेट्स हैं। ये दोनों एम्प्टी नहीं है, नहीं है ना एम्प्टी, दोनों में आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, दोनों एम्प्टी नहीं है। इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन भी नहीं है, डिसजॉइंट है, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। इन दोनों का यूनियन लें तो किसके इक्वल आ रहा है, इन दोनों का यूनियन लें तो पूरी मैट्रिक स्पेस X बन रही है। यानी ये इस मैट्रिक स्पेस का एक डिसकनेक्शन है, और ये मैट्रिक स्पेस डिसकनेक्टेड मैट्रिक स्पेस है। और अगर हमें किसी मैट्रिक स्पेस का डिसकनेक्शन ना मिले तो वो कनेक्टेड मैट्रिक स्पेस होती है। मैट्रिक स्पेस के कनेक्टेड होने की हमने बात कर ली। क्या मैट्रिक स्पेस का जो सबसेट है वो भी कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड हो सकता है?
जी, क्योंकि मैट्रिक्स स्पेस का हर नॉन एम्प्टी सबसेट खुद भी मैट्रिक्स स्पेस होता है, तो इसका मतलब है सबसेट के कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड होने की बात भी की जा सकती है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स स्पेस X है, Y उसका सबसेट है, तो सबसेट के कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड होने की बात हम Y के एज ए मैट्रिक्स स्पेस करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स स्पेस X हो, Y उसका सबसेट हो, तो वो सबसेट भी कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड हो सकता है। उस Y को एज ए मैट्रिक्स स्पेस लेते हुए आप उसके कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड होने का डिसीजन किया करेंगे। Y एज ए सब स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स स्पेस X, हम उसके कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड होने का जिक्र करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेसेस की। डिसकनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस की एक एग्जांपल तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी है, कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। हम बात करने लगे हैं इस वक्त R-0 मैट्रिक्स स्पेस की। R में से रियल नंबर्स में से मैंने 0 निकाल दिया है। मैट्रिक कौन सा है? जब कोई मैट्रिक का जिक्र ना किया जाए तो आपको मालूम ही है कौन सा मैट्रिक है, यूनियन मैट्रिक है। इसका एक डिस्कनेक्शन हमें मिल रहा है। कौन सा? A अगर मैं सेट ले लूं ओपन इंटरवल -∞ से 0 और B सेट ले लूं मैं 0 से ∞, क्या ये ओपन सेट्स हैं? बिल्कुल ये ओपन सेट्स हैं। क्या ये नॉन एम्प्टी हैं? जी बिल्कुल ये नॉन एम्प्टी हैं। क्या ये डिसजॉइंट हैं? हाँ जी ये डिसजॉइंट हैं। क्या इन दोनों का यूनियन लें तो क्या पूरा सेट R-0 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। यानी ये A और B जो है इस मैट्रिक्स स्पेस R-0 के लिए एक डिस्कनेक्शन है, और जब भी किसी मैट्रिक्स स्पेस का आपको एक डिस्कनेक्शन मिल जाएगा तो वो मैट्रिक्स स्पेस क्या होगी? डिसकनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस होगी। जो हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस R-0 है ये एक डिसकनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम बात करें मैट्रिक्स स्पेसेस Q प्राइम, Z, N, ये सारी डिसकनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेसेस हैं। क्यों डिसकनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेसेस हैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं। जो R है वो हमेशा कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस है। याद रहे मैं इनके प्रूफ्स आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और याद रखने के कुछ ट्रिक्स बताने लगा हूं। पहला ट्रिक जो बताने लगा हूं वो ये है कि सब स्पेस ऑफ R इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल। अगर R की किसी सब स्पेस के बारे में डिसाइड करना हो कि वो कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है तो सिर्फ एक ही सूरत में वो कनेक्टेड होगी, अगर वो एक इंटरवल हो। इंटरवल किस तरह के होते हैं? याद रहे इंटरवल जो है दो रियल नंबर्स A और B से बन सकता है। A और B दो रियल नंबर्स लेकर चार तरह के इंटरवल्स बन सकते हैं। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, एक साइड से ओपन दूसरी साइड से क्लोज, एक साइड से क्लोज दूसरी साइड से ओपन, और इंटरवल इन्फिनिटी वाले भी बन सकते हैं। मसलन A से इन्फिनिटी इंटरवल बन सकता है जिसमें A ओपन भी हो सकता है और A क्लोज भी हो सकता है। इंटरवल -∞ से A बन सकता है जिसमें A ओपन भी हो सकता है और A क्लोज भी हो सकता है। तो R का कोई सबसेट एज ए मैट्रिक्स स्पेस कनेक्टेड सिर्फ उस वक्त होगा जब वो इंटरवल की शक्ल का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी रिजल्ट की मदद से आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि Q जो है वो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि Q इंटरवल नहीं है। Q डैश सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स ये भी कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये भी एक इंटरवल नहीं है। Z भी कनेक्टेड नहीं है, N भी कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये इंटरवल्स नहीं है। R इटसेल्फ एक कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस है और इसकी सब स्पेसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कनेक्टेड होंगी जब वो क्या होंगी? जब वो इंटरवल्स होंगे। अगर वो इंटरवल नहीं होंगे तो वो कभी भी कनेक्टेड नहीं होंगे। एक और बात याद रहे कि अगर आपकी मैट्रिक्स स्पेस में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उसका कभी भी डिस्कनेक्शन नहीं मिलेगा। अभी प्रीवियस स्लाइड पर मैंने आपको एक डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस दिखाई थी जिसमें दो एलिमेंट्स थे। उसका एक ओपन सबसेट मैंने एक एलिमेंट वाला ले लिया था, दूसरा दूसरे एलिमेंट वाला ले लिया था। लेकिन अगर मैट्रिक्स स्पेस में एलिमेंट ही सिर्फ एक हो तो आप उसके दो नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट्स नहीं बना सकेंगे। इसका मतलब है सिंगलटन एलिमेंट वाली मैट्रिक्स स्पेस का डिस्कनेक्शन कभी भी नहीं मिलेगा। सिंगलटन सेट वाली मैट्रिक्स स्पेस हमेशा कनेक्टेड होगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसकी मदद से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स स्पेस कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है। और वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट, वो थ्योरम
ये है कि ए मैट्रिक्स स्पेस इज डिस्कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट हैज अ प्रॉपर सबसेट विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। अगर आपको किसी मैट्रिक्स स्पेस का कम से कम एक प्रॉपर सबसेट ऐसा मिल जाए जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो। एक मैट्रिक्स स्पेस के दो सबसेट्स तो आपको हमेशा पता है, ओपन भी होते हैं और क्लोज भी। कौन से भला? फाई और मैट्रिक्स स्पेस इटसेल्फ। ये ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स स्पेस के प्रॉपर सबसेट्स नहीं होते। अगर आपको इनके अलावा कोई और सबसेट मिल जाए जो क्या हो, प्रॉपर हो, जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो, तो फिर कंफर्म है कि वो मैट्रिक्स स्पेस क्या होगी? डिस्कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस होगी। इस बात का इस्तेमाल करते हुए आप कह सकते हैं, जरा याद करें, कौन सी मैट्रिक्स स्पेस ऐसी है जिसके अंदर हर सबसेट ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है? जी बिल्कुल सही याद आ रहा है आपको। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस ऐसी होती है जिसका हर सबसेट ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। इसका मतलब है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में आपको हमेशा ऐसा सबसेट मिल जाएगा जो प्रॉपर होगा और जो ओपन और क्लोज्ड होगा। यानी डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस क्या होगी? डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस हमेशा डिस्कनेक्टेड होगी, एक रिस्ट्रिक्शन के साथ। किस रिस्ट्रिक्शन के साथ? कि वो सिंगलटन सेट वाली ना हो, क्योंकि अगर वो सिंगलटन सेट वाली हुई तो फिर तो सिंगलटन सेट वाली तो हमेशा क्या होती है? कनेक्टेड ही होती है। तो अगर आपके पास कोई डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस हो और उसकी कार्डिनैलिटी ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो, तो फिर क्या होगा? फिर वो हमेशा डिस्कनेक्टेड होगी। तो ये थे कुछ रिजल्ट्स जिनकी मदद से हम किसी मैट्रिक्स स्पेस के बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि वो कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है। और आज के लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं और वो है कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस, कि कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस कैसी मैट्रिक्स स्पेस को कहते हैं। कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेसेस को आप ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ेंगे टोपोलॉजिकल स्पेसेस के अंदर। कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस मैट्रिक्स स्पेसेस के अंदर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम इसकी डेफिनेशन दो तरह से करेंगे, एक सीक्वेंशियल कंपैक्टनेस के रेफरेंस से और एक सिंपल कंपैक्ट। दोनों डेफिनेशन यहाँ पर एक ही स्पेस को रिप्रेजेंट करती हैं। पहले सीक्वेंशियल कंपैक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैट्रिक्स स्पेस को हम कहेंगे कंपैक्ट है या कहेंगे सीक्वेंशियल कंपैक्ट है अगर हर इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाए। अगर हमें हर सीक्वेंस की क्या मिल जाए? कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाए तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स स्पेस कंपैक्ट है। एक कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस की या कह लें सीक्वेंशियली कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस की ये डेफिनेशन है। और एक डेफिनेशन वही लिखने लगे हैं जो हम टोपोलॉजिकल स्पेसेस में पढ़ी हुई है कि एक मैट्रिक्स स्पेस को हम कहेंगे वो कंपैक्ट है इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन कवर ऑफ X हैज ए फाइनाइट सब कवर। अगर मैट्रिक्स स्पेस के हर ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर हो। ये दोनों डेफिनेशंस मैट्रिक्स स्पेसेस में इक्विवेलेंट हैं। हर वो मैट्रिक्स स्पेस जो सीक्वेंशियली कंपैक्ट है वो टोपोलॉजिकल स्पेस के तौर पे भी कंपैक्ट है, लेकिन टोपोलॉजिकल स्पेसेस के अंदर आप ऐसी एग्जांपल्स देखेंगे जो सीक्वेंशियली कंपैक्ट होंगी लेकिन कंपैक्ट नहीं होंगी और कंपैक्ट होंगी लेकिन सीक्वेंशियली कंपैक्ट नहीं होंगी। लेकिन मैट्रिक्स स्पेसेस के अंदर सीक्वेंशियली कंपैक्ट होना या कंपैक्ट होना एक ही बात है। कि जो दूसरी डेफिनेशन मैंने कंपैक्ट की है टोपोलॉजिकल स्पेसेस वाली कि एवरी ओपन कवर ऑफ X हैज ए फाइनाइट सब कवर। जरा याद करवा देता हूं कि ओपन कवर का क्या मतलब होता है। ओपन कवर का मतलब होता है कि कलेक्शन हो ओपन सेट्स की, ये सारे ओपन सेट्स हों और इन सारों का जब आप यूनियन लें ओपन सेट्स का तो वो बन जाए हमारे पास X। ऐसे ओपन सेट्स की कलेक्शन को हम मैट्रिक्स स्पेस X का ओपन कवर कहते हैं। और अगर हमें हर ओपन कवर के लिए फाइनाइट सब कवर मिल जाए, फाइनाइट सब कवर का मतलब ये है कि ये जो आपके पास कलेक्शन है, आपको ओपन कवर की कलेक्शन में जो सबसेट्स हैं उनमें से कुछ फाइनाइट तादाद में ऐसे सबसेट्स मिल जाएं जो इसी कलेक्शन में मौजूद हों और उन फाइनाइट सेट्स का यूनियन लेने से भी मैट्रिक्स स्पेस X बन रही हो। तो ये जो कलेक्शन ली है हमने, इस बड़ी कलेक्शन U अल्फा में से जो तादाद में फाइनाइट है, इसको हम कहेंगे ये फाइनाइट सब कवर है। ये हर ओपन कवर के लिए नहीं मिला करता। बाद का ओपन कवर्स का फाइनाइट सब कवर मिल जाता है और बाद का नहीं मिला करता है। तो अगर आपको
किसी मैट्रिक्स स्पेस के हर ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिल जाए तो हम कहते हैं वो कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस है। या अगर आपको किसी मैट्रिक्स स्पेस में हर सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाए तो हम कहते हैं वो मैट्रिक्स स्पेस कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस है। हर ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिल जाए तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स स्पेस फाइनाइट है तो ऑब्वियसली वो क्या है, कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस है। हर फाइनाइट मैट्रिक्स स्पेस कॉम्पैक्ट होती है, लेकिन इन्फिनिट मैट्रिक्स स्पेसेस कॉम्पैक्ट होती हैं या नहीं होती हैं, उनके लिए हमें ये डेफिनेशन जो है इसको चेक करना पड़ेगा। अगर ये डेफिनेशन फुलफिल होगी तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स स्पेस जो है वो कॉम्पैक्ट है। कुछ रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को लिखते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला रिजल्ट हमारे पास जो है वो ये है कि सबसेट जो है उसके कॉम्पैक्ट होने का कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे हमने कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेसेस में सबसेट के बारे में कहा था कि सबसेट खुद भी एक मैट्रिक्स स्पेस होती है, तो सबसेट के कनेक्ट होने का हमने कहा था कैसे इस्तेमाल करेंगे कि वो एज ए मैट्रिक्स स्पेस कनेक्टेड है या नहीं। इसी तरह से कॉम्पैक्ट में भी अगर M हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट है तो वो कॉम्पैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्पैक्ट एज अ सब स्पेस। अगर ये सब स्पेस के तौर पे एज ए मैट्रिक्स स्पेस के तौर पे कॉम्पैक्ट होगा तो हम उसको कॉम्पैक्ट कहेंगे। और एक कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि वो क्लोज्ड भी होता है और बाउंडेड भी होता है। मैट्रिक्स स्पेस का अगर एक सबसेट है और वो कॉम्पैक्ट है तो वो सबसेट क्लोज्ड भी होगा और बाउंडेड भी होगा। जहन में एक ख्याल आता है कि क्या मैट्रिक्स स्पेस का अगर एक सबसेट क्लोज्ड और बाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। इसके लिए आपको काउंटर एग्जांपल्स मिल जाएंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। इसके लिए काउंटर एग्जांपल ढूंढना आपका होमवर्क है, ये आप खुद ढूंढेंगे। हाँ, एक खास मैट्रिक्स स्पेस की हम बात करने लगे हैं। अगर हम मैट्रिक्स स्पेस यूक्लिडियन लें, Rn लें, तो इसका एक सबसेट कॉम्पैक्ट होता है इफ एंड ओनली इफ वो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो। मैट्रिक्स स्पेस Rn में कोई सबसेट कब कॉम्पैक्ट होगा, इफ एंड ओनली इफ वो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो। Rn के अलावा किसी और मैट्रिक्स स्पेस में ऐसा हो सकता है कि एक सबसेट जो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो लेकिन कॉम्पैक्ट ना हो। Rn में कोई भी सबसेट क्लोज्ड और बाउंडेड अगर होगा तो वो कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज्ड और बाउंडेड होगा। और Rn का स्पेशल केस कौन सा, Rn का स्पेशल केस R हो सकता है, R² हो सकता है, R³ हो सकता है। तो Rn के जो स्पेशल केसेस हैं R² R³, उनके सबसेट्स भी कॉम्पैक्ट कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ वो क्लोज भी हो और बाउंडेड भी हो। इस बात का इस्तेमाल करते हुए आप जल्दी से कह ये सकते हैं कि ये जो मैंने इंटरवल लिखा है 0 से 1, ये चूंकि क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, ये R का सबसेट है, तो ये क्या है, कॉम्पैक्ट है। और अगर मैं इंटरवल लिख लूं 0 से 1 ओपन इंटरवल, ये बाउंडेड है लेकिन ये क्लोज नहीं है, इसका मतलब है ये कॉम्पैक्ट नहीं है। R का हर क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट कॉम्पैक्ट होगा। जनरली Rn का हर क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट कॉम्पैक्ट होगा। इस रेफरेंस से आप ये कह सकते हैं कि हर क्लोज्ड बाल जो है, क्योंकि वो क्लोज भी होता है और बाउंडेड भी होता है, वो क्या है, Rn के अंदर, क्योंकि वो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, और Rn में यही दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो कॉम्पैक्ट होता है। जनरली हर क्लोज बाल कॉम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन Rn का अगर आप क्लोज बाल लेंगे तो वो चूंकि क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, और Rn में कॉम्पैक्टनेस चेक करने के लिए बस यही दो बातें चेक करना है। इसका मतलब है Rn का हर क्लोज बाल जो है वो कॉम्पैक्ट होता है। मजीद एग्जांपल्स देखेंगे MCQs के अंदर, इसके बाद MCQs को आप खुद सॉल्व करेंगे। जो MCQs हैं इस दफ़ा मैं उसके सॉल्यूशन की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को आप सारा रिवाइज करने के बाद, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जो MCQs की फाइल आपको मिलेगी, उन MCQs को सॉल्व करेंगे और उन MCQs के सॉल्यूशन को हम नेक्स्ट डे क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अलबत्ता उन MCQs का सॉल्यूशन जो है क्या, वो आपको MCQs के ही लास्ट पेज पर मिल जाएगा। यानी इस दफ़ा जो आपको MCQs की फाइल मिलेगी उसके अंदर MCQs भी होंगे और
लास्ट पेज के ऊपर उनके सॉल्यूशंस भी मेंशन होंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है, लेकिन उनके सॉल्यूशंस की वीडियो नहीं होगी, उनके सॉल्यूशंस को हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।